बीजेपी लीडर मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। और सर, इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं? इंशाल्लाह ठीक है। ये बताइए साहब, 2G घोटाला जो था बड़ा उसका हंगामा मचा था और उस वक्त यूपीए का हिस्सा थे आप, कांग्रेस में थे जाहिर तौर पर, लेकिन अब जो उसका फैसला आया है, कहा कि कोई घोटाला हुआ नहीं, कोई बदउनवानी हुई नहीं। कोर्ट ने ये नहीं कहा है। हाँ। कोर्ट ने कहा सबूत नहीं मिले, सबूत नहीं मिले। हाँ। लेकिन अगर सबूत नहीं मिले तो ये नहीं कहा जा सकता कि लॉस नहीं हुआ या घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था। अगर कांग्रेस यूपीए की सरकार में ये बात कौन उठाया था? सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उस समय के सीएजी का काम या आज के भी सरकार के सीएजी का काम एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ढंग से सरकार के सभी मंत्रालयों का एक ऑडिट करने का काम, कि जो फाइनेंशियल हैं वो ठीक से खर्च हो रही हैं, इरेगुलरिटीज़ तो नहीं हैं। तो खुद उस समय सीएजी ने जो ऑडिट किया था 1,76,000 करोड़ के प्रीएम्प्टिव लॉस की बात कही थी, और ये भी कहा था कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है उसमें भी इरेगुलरिटीज हुई थी, फ्लॉ है, और जो 206 सर्किल अलॉट किए गए वो 2008 में किए गए और 2001 की दरों पे दिया गया। तो अब कोर्ट ने एक फैसला किया है, उस पर तो नहीं कहते, लेकिन सीबीआई ने कहा है कि हम एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। लेकिन अगर कोई कोर्ट किसी को बरी कर दे तो इसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो सीएजी के द्वारा ऑडिट किया गया और जो नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने यही कहा कि हमारे पास सबूत हमको नहीं थे, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। लेकिन साहब, इस फैसले के बाद आपको एक चीज़ तो लगती है कि फिलहाल कांग्रेस को एक और मौका मिल गया है हमलावर होने का बीजेपी के ऊपर? नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी इस पर कैसे हमलावर हो सकती है? उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, डे टू डे मॉनिटर कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट किया जाए। तो इस तरीके से ये जो 2G का है, इस 2G के मामले में मनमोहन सिंह की ही सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने केस को रजिस्टर्ड किया था। ए राजा, कानी मोजी, ये सब लोग जेल गए थे, प्रोसिक्यूशन हुआ था और सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। अब ये तो कोर्ट के फैसले पे तो नहीं टिप्पणी होती थी, तो कोर्ट का फैसला है, वो छूट गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या कांग्रेस सरकार ये कहेगी कि हमने जो मुकदमा कायम किया था या जो हमने इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई की थी, ये जेल गए थे, तो ये तो कांग्रेस को कहना होगा कि क्या हमने गलत के दौरे हुकूमत में ये सब हुआ था। हाँ, और क्या हमने गलत किया था? बिल्कुल। आखिर सरकार थी, सरकार के सामने जब सीएजी ने एक सवाल उठा दिया तो उस सीएजी के बाद फिर सीबीआई ने जब जांच किया तो ये पाया कि बहुत सी अनियमितताएं हुई हैं, वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया है, और इस तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की नीति बनाई गई है, और उसमें भी जो पैरामीटर्स थे उसका पालन नहीं हुआ है। तो इससे साफ है कि कोर्ट का एक फैसला हो गया है, लेकिन एक अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सियासत नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक है कि अब ऐसा कह रहे हैं कपिल सिब्बल कि जैसे हमने जो जीरो लॉस की थ्योरी दी थी वो मान ली गई। तो ये आप बताइए, एक तरफ सरकार के वो मंत्री थे, उस समय जीरो लॉस की बात कर रहे थे, और एक तरफ सीएजी कह रहा था कि 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, इस तरह से देने में लोगों को फ़ायदा पहुंचा है और सरकार को नुकसान हुआ। तो आखिर सरकार में रहते हुए ये कहना कि जीरो लॉस है, आखिर सीएजी से उन्होंने, सरकार के अधिकारी जब सीएजी कोई पैरा बराती है तो सरकार को वो सवाल भेजती, क्वेश्चन आर भेजती है, और सरकार उस पर जवाब भेजती, सरकार के साथ मीटिंग होती है सीएजी की। तो इससे साफ है कि जो सीएजी ने की है वो कोई अपने आप फाइंडिंग नहीं की है, वो जिस भी डिपार्टमेंट की ऑडिट करते हैं उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज ऑफिसर्स के साथ उनकी लगातार मीटिंग होती है, और वो सारे पैसों का खर्च करने की ऑडिट करते हैं। तो इसलिए कपिल सिब्बल का ये कहना या कांग्रेस यूपीए सरकार के नेताओं का, कांग्रेस का ये कहना कि साहब हम बरी हो गए या कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो कोई नुकसान नहीं हुआ है,
मैं समझता हूँ ये नहीं। ठीक साहब, ये बताइए, चूंकि सियासत का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है और आपने तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, तमाम रिश्ते देखे हैं और बहुत सारी जो हैं अलग अलग ओहदों पर आप रहे भी, और एक दिन के मुख्यमंत्री मेरा ख्याल के जो है वो एक इतिहास आपने रचा कह लीजिए, या इतिहास में नाम लिखा जाएगा। वो एक दिन का मुख्यमंत्री बनना जो है वो कैसा था? पुरानी बात होगी लेकिन लोग फिर भी जो है वो पुरानी बातों को कई बार जो है वो सुनना चाहते हैं, और क्या कुछ याद आता है वो एक दिन का मुख्यमंत्री होना? देखिए, ये सवाल एक दिन का मुख्यमंत्री होना जी, ये कोई अपने आप में याद आने वाली बात नहीं है। हाँ। लेकिन हम लोगों ने उस समय जब एक फैसला किया जी, एक सरकार के समर्थन का, हाँ, और उसके बाद फिर जिस तरीके से उस समय परिस्थितियां बनी, तो हम लोगों ने एक फैसला लिया था और उसमें अब उस पर भी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। पहली बार शायद आपने देखा होगा कि इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई कंपोजिट फ्लोर टेस्ट हुआ हो। जी हाँ। अन्यथा अगर हमारी ओथ उस समय के गवर्नर ने कराई थी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, रमेश भंडारी साहब, हाँ रमेश भंडारी जी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का डायरेक्टिव होता है कि हम सदन के अंदर विश्वास मत हासिल करें। अब प्रायः गवर्नर के और राष्ट्रपति के, महामहिम राष्ट्रपति के इस फैसले पे कि किसी सरकार को आमंत्रित करते हैं तो उस आमंत्रण के बाद उसमें ये किसी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये केवल सरकार बनने के बाद बहुमत अल्पमत का जो फैसला होता है वो सदन के अंदर होता है, माननीय विधायकों के द्वारा, माननीय सांसदों के द्वारा। तो अब उस फैसले पे भी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब एक फैसला हुआ तो हमारे देश में एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, न्यायालय का जो फैसला होता है उसको हम सब लोग स्वीकार करते हैं और हमने भी स्वीकार। खट्टी मीठी यादें तो कुछ, लेकिन वो जो सियासत चली थी, तमाम जो है तरह के जो लोग थे वो उसके ऊपर निगाह रखे हुए थे, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल उन दिनों मचा हुआ था। देखिए, चर्चा तो कोई भी, देखिए राजनीति में घटनाक्रम होते रहते हैं और राजनीति के घटनाक्रम वो कहीं ना कहीं चाहे वो एक अतीत का दस्तावेज हो जाए, हाँ, लेकिन वो इतिहास तो साक्षी हो जाता है और भविष्य में भी कभी न कभी उसकी चर्चा होती है और आज भी समय समय पे चर्चा होती रहती है। तकरीबन 4 साल का सफ़र है ये बीजेपी के साथ, क्योंकि जब आप एक आइडियोलॉजी को छोड़ करके दूसरी आइडियोलॉजी में आते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है अपने आप को वहाँ एडजस्ट करना। तो आपका जो ये रिश्ता ये कैसा है बीजेपी के साथ? सब कुछ सही चल रहा है? देखिए, बीजेपी में जो एक आइडियोलॉजी है वो मैं समझता हूँ मेरी भी आइडियोलॉजी है जी, कि सबका साथ सबका विकास, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा। कांग्रेस की कौन सी आइडियोलॉजी रह गई? आखिर कांग्रेस की अगर कोई आइडियोलॉजी होती तो जिस तरीके से आपने देखा गुजरात में, हाँ, उन्होंने आरक्षण की बात की, जो कांग्रेस पार्टी अपने को कहती थी कि हम सेकुलर हैं, और उन्होंने जातीयता का तांडव किया, जिस तरीके से मतलब वहाँ पे ये साबित करने लगे कि हम जनेऊधारी, हाँ जनेऊधारी जो है वो, मुझे लगता है कि कोई कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। कांग्रेस कहीं ना कहीं आज जो मौजूदा नेतृत्व है कांग्रेस का, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी अतीत की बातें रह गई। अब कांग्रेस में अगर वो आइडियोलॉजी होती तो जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और जो गुजरात गांधी का था, उस कांग्रेस में आज उस गुजरात में छठी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास प्रकट करके फिर से वहाँ सरकार बनी है भारतीय जनता। मैं आऊँगा सर वहाँ पर भी। मेरा सवाल ये था कि खुद को फिट जो है वो महसूस करने, कभी बाहरी तो महसूस नहीं होता कि मैं बाहर से आया हूँ बाई चांस, या कुछ लोग जो है वो इस बात का वो कराते हैं? ऐसा है, हाँ, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है जी, पता, और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से एक सम्मान है, आज क्या है कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से लोग कहते हैं कि लैक्स ऑफ कम्युनिकेशन है, नेतृत्व के साथ संवादहीनता है, यहाँ तो आप हर मंगलवार को प्रधानमंत्री सांसदों के साथ बैठक करते हैं और सबके साथ एक व्यक्तिगत है। शायद दुनिया की कोई पार्टी नहीं होगी कि जिस पार्टी में कमल सखी का मंच बनाया है, हर सेशन में कोई न कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर, वो सभी एमपीज की वाइफ को कमल सखी के मंच पे बुलाते हैं और फिर उसके बाद सारे देश की भारतीय जनता पार्टी की एमपीज की वाइफ इकट्ठा हुई 5 से 3 8 बजे तक, और 8 बजे के बाद फिर हम लोग डिनर में शामिल होते हैं। तो जिस पार्टी में ये संस्कार हो कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपको आपका सामंजस्य आपके साथ हो, मेरी छोड़िए, मेरी पत्नी कहती है कि कांग्रेस में हम 5 साल में थे
कभी हम किसी दूसरे एमपी के या किसी नेता के किसी पत्नी के साथ इंट्रोड्यूस भी नहीं हो पाए, कोई फोरम ही नहीं था। तो यहाँ तो परिवार का संस्कार है, बिल्कुल ठीक। यहाँ तो जब आप हैं तो आपको एक परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल। जगदम्बिका पाल साहब जो है, उनकी जो इमेज है वो बहुत सेकुलर लीडर के तौर पर, एक मजबूत सेकुलर लीडर के तौर पर पहचानी जाती है। जब आपने पार्टी ज्वाइन की तो कुछ ऐसा लगा कि जो है वो जो इमेज है उसको कोई धक्का लगेगा या उस इमेज में कुछ फर्क आएगा या जो आइडियोलॉजी है उसमें कुछ फर्क आएगा, कुछ ऐसा लगा कभी? देखिए, जब हमने पार्टी ज्वाइन किया तो मैं अपने सिद्धार्थनगर में जो MSDP का जिला है जहाँ 30% माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं, मैं सभी ब्लॉकों में गया, विधानसभाओं में, और लोगों ने कहा कि हमें आप पे भरोसा है, जो फैसला आप लेंगे वो फैसला बिल्कुल मुनासिब होगा। और आप यकीन करिए कि हम भारतीय जनता पार्टी में आए और हमें वहाँ माइनॉरिटीज़ के लोगों ने वोट दिया है। और मुझे लगता आगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारी लोकसभा है, बिना विश्वास के समर्थन के सभी के चुनाव जीतना आसान नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि 3.5 साल हो गया हमारी पार्टी को। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार रहती थी, आए दिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसी राज्य में दंगे की बात होती थी, फसाद की बात होती थी। क्या आपको नहीं लग रहा कि जो सेकुलर पार्टी कहलाती थी उसके बावजूद उस समय फसाद होते थे, कहीं न कहीं कुछ एक तरह से दंगे भी हो जाते थे? आज 3.5 साल में आप कोई कह सकते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो कहीं कम्युनल फ्लेयर अप हुआ हो या कहीं कोई सांप्रदायिक दंगे हुए हों? दंगे तो नहीं हुए साहब, लेकिन लोग कह रहे हैं कि माहौल जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। गाय के नाम पर लोग मारे जाते हैं, एक विशेष तबके के अगर आप हैं तो आपको टारगेट किया जाता है, लव जिहाद की बात होती है। अब तो उत्तर प्रदेश के कई जगह पर ये बात आ रही है लैंड जिहाद की, ज़मीनी जिहाद हो रहा है, मतलब ज़मीन कब्जाने का जिहाद है। अलग अलग मुहिम चल रही है। अभी एक फरमान जारी हुआ है अलीगढ़ में कि आप जो है वो क्रिसमस मत मनाइए। तो मतलब माइनॉरिटी तबका जो है उसको कहीं ना कहीं डराने की कोशिश भी तो की जाती है साहब। ये कौन कर रहा है? आप देखिए कि ये सवाल डिबेट केवल सो कॉल्ड सेकुलर लोग कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कहीं अगर इस तरह की एक आध घटनाएं हुई हैं तो उस पर आपने प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर कहीं भी कोई कानून तोड़ने का काम करेगा या इस तरीके की कोई बात करेगा तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा सहारनपुर में घटना हो गई थी और एक आध जगह हो गई थी, मतलब चाहे वो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हों तो उसके बावजूद भी कानून ने अपनी कार्रवाई की। तो साफ है कि आज केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी गवर्नेंस है, तो हम गवर्नेंस में सबकी हिफाजत, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है और सबको लेकर के। देखिए, प्रधानमंत्री का ये नारा नहीं है सबका साथ सबका विकास। आप गुजरात देखिए, आखिर गुजरात में कहीं कोई दंगा नहीं, कितनी प्रॉस्पेरिटी है। अगर अक्सरियत के लोगों की प्रॉस्पेरिटी है तो आप चले जाइए, किसी राज्यों से ज़्यादा वहाँ के अक़लियत के लोग खुशहाल हैं और उनके पास सरमाया है। तो मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान में हो या जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, या मतलब आप जिन राज्यों में देखिए, आसाम हो, तो आज उन राज्यों में कितनी खुशहाली है। कहीं इस तरह की जो घटनाएं होती है आप इनको बड़ी बात नहीं मानते कि भाई ये जो जला करके मार दिया किसी को, कहीं जो है वो किसी को गाय के नाम पर मार दिया, आप कह रहे हैं ठीक है बस? नहीं, ये मैंने तो नहीं कहा। हाँ। ये तो आप मुझसे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो उस पर प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की, हमारी सरकार ने कार्रवाई की और किसी को कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। एक बात इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस तरह की अगर ये घटनाएं जो हुई हैं, ये घटनाएं इसके पहले नहीं घटित हुई हैं, या जब कहीं कांग्रेस की सरकारें थी तो वहाँ कोई फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे हुए हैं, मलियाना से लेकर तो अब मतलब खुद आसाम में बहुत ज़्यादा हुए हैं, बिहार तमाम तरह के हैं। तो अब मैं उसको कोई नहीं, मैं इन चीज़ों को तब भी करता हूँ, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो और चाहे कोई गैर कांग्रेस की सरकारें हो। लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूं कि क्या इस तरह के फिरकाओं ने फसाद पे अंकुश नहीं लगा है? क्या इस तरह से जिस तरीके से आए दिन लगता था कि यहाँ सांप्रदायिक दंगे हो गए, यहाँ 10 लोग हलाक हो गए, यहाँ 5 लोग हलाक हो गए, आज भारतीय जनता पार्टी की जिन सूबों में हुकूमत है तो आज उन सूबाई सरकारों में भारतीय जनता पार्टी के जितना सुरक्षित अक्सरियत के लोग हैं, क्या अक़लियत के अल्पसंख्यक लोग नहीं सुरक्षित हैं? ये कौन सवाल उठते हैं? हाँ, सवाल उठते हैं, लेकिन ये खौफ कोई पैदा, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर कहीं है भी तो उसको सरकार की तरफ से, अगर हमारी पार्टी की है तो हमेशा
उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी गई है, और अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको स्पेयर नहीं किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। आखिर उस बैठक का क्या एजेंडा था, और आखिर उस बैठक में मतलब क्या क्या तय कर रहे थे? क्या वो वक्त था कि आप इस समय पाकिस्तान के साथ बैठिए? तो ये सवाल सब उठेंगे इस चुनाव में, और सवाल उठा, जनता ने जब जवाब दिया, अगर हमको बहुमत मिला है तो जो बात हमने उठाई उसको जनता ने स्वीकार किया। ये बताइए साहब, अभी हाल ही में गुजरात के इंतखाबात हुए और हिमाचल के, दोनों जगह बीजेपी जीती, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है ये जीत ही नहीं है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी हार के भी कह रहे हम जीत गए, तो क्या है, डेमोक्रेसी में जब कोई चुनाव होता है तो जब इंतखाबात होते हैं और चुनाव नतीजों से जिसको अक्सरियत मिलता है वही हुकूमत बनाता है जी। अब अगर ये कहते हो कि हम हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं कहता हूँ कि गुजरात में कांग्रेस भी आज़ादी के बाद 50 सालों तक हुकूमत में रही है। मरकजी हुकूमत में भी बरसरे इक़्तिदार थी और सूबाई भी हुकूमत उसके पास थी, लेकिन कोई एक राज्य बता दी जहाँ से 6 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार बनी हो। तो गुजरात में पिछली असेंबली के चुनाव से अगर वोट का परसेंटेज बढ़ा है तो मुझे लगता है जनता का विश्वास बढ़ा है प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की क़यादत में। और कांग्रेस से 8% अगर अधिक इलेक्टोरल कॉलेज ने अपना वोट दिया हो, मतों का प्रतिशत अधिक हो, तो 8% साधारण बात है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में कितनी बार, राजस्थान में 1 से 2% में, उत्तर प्रदेश में भी हुकूमत बदल जाती थी। हाँ, आपने सपा बसपा का भी देखा होगा। तो आज 8% कांग्रेस से अधिक वोट गुजरात में मिला हो। और मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी साहब की हमने जो है वो 99 पर रोक दिया, वो जो पैटर्न था बड़ी जीत का वो रोक दिया, वो इसी में खुश है। देखिए, ऐसा है कि हर बार अगर विराट कोहली उतरते हैं या सचिन तेंदुलकर उतरते हैं तो हर बार तो सेंचुरी नहीं बनाते। बहुत अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद भी सेंचुरी बनाते हैं। कभी सेंचुरी के 2 रन पहले से, 3 रन पहले से कम रह जाता है। तो ये हम टारगेट देते हैं कि हम सेंचुरी बनाएंगे, हर आदमी तवक्को भी करता है कि हम करेंगे। हमने भी टारगेट फिक्स किया था, लेकिन हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार पाटीदार आंदोलन के साथ समझौता किया, आरक्षण पे किया। उन्होंने उस गुजरात के, चाहे वो अल्पेश हों, चाहे हार्दिक पटेल हों, चाहे जिग्नेश हों, और जातीयता से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, डिमोनेटाइजेशन से लेकर के, और जिस तरह मंदिर से लेकर के, जनेऊ से लेकर के, सारे चीज़ों को किया, तब भी 8% वोट कम रहा। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जो हिंदुस्तान के थे, आपने तो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लिया, आपने तो हाफिज सईद का इस्तेमाल कर लिया, सुपारी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लिया। देखिए, ये चुनाव में वो उन्होंने क्या क्या कहा, और चुनाव में आप कोई भाषण देते हैं, चुनाव के परिणाम के बाद उस पर डिबेट होता क्या? चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, नतीजा आने के बाद अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया तो ये होता है कि जगदम्बिका पाल ने क्या क्या स्पीच दी थी, और हमारे अपोजिशन में जो हमारे मुकाबले लड़ रहा था उसने क्या स्पीच दी। मैं पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर कुछ कहें साहब, उसकी तो अहमियत होती है ना। नहीं, प्राइम मिनिस्टर अगर ये कहें कि मेरी सुपारी देने गए थे, क्या नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर की सुपारी कोई कैसे दे सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जो मणिशंकर अय्यर ने कहा, क्या चुनाव में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या देश के प्राइम मिनिस्टर को कम से कम प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर के लिए आप विचारों से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह का शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया गया, और पहली बार नहीं, इसके पहले भी मौत का सौदागर, कभी कुछ, मतलब क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात, अगर ये कहा गया कि साहब अगर यहाँ हाई कमिश्नर के साथ मणिशंकर के अय्यर के घर पे भोज हो रहा है और उसमें पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद हों, तो अब उसको जोड़ा जा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री जी चले गए थे नवाज़ शरीफ के यहाँ। तो अगर हम नवाज़ शरीफ के यहाँ गए थे, प्रधानमंत्री गए थे, तो हम पड़ोसियों से कह के कि हम चाहते कि दोस्ती का रिश्ता हो, हमारे पड़ोसियों से अच्छा हमारा एक मतलब उनके साथ रहे अखलाक व्यवहार, लेकिन अगर उसके बावजूद बाज नहीं आ पाए। हमारी कोशिश जब से मोदी जी आए, उन्होंने साफ कहा, होम मिनिस्टर ने जाके कहा था कि आप अपनी सरजमी से ये जो तशद्दुद है, जो आतंकवाद है, इसकी नर्सरी को रोकिए
और अगर नहीं रोका तो आपने देखा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया। अगर नवाज शरीफ के यहाँ प्रधानमंत्री गए होंगे, लौट करके अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया होगा तो आपने देखा कस के सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसको देश ने सराहा। और अब आप चुनाव के समय बैठ करके आप, चाहे अपोजिशन भी एक जिम्मेदार पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी डेमोक्रेसी में जितना अहमियत रखती है उतनी अहमियत विपक्ष की होती है। अब विपक्ष के पूर्व प्रधानमंत्री हों और नेता कांग्रेस के लोग हों और उस समय हाई कमिश्नर के साथ घर पे मणिशंकर अय्यर के हो, तो उसको तो देश को उनको बताना होगा ना कि आखिर उस बैठक का क्या एजेंडा था और आखिर उस बैठक में मतलब क्या क्या तय कर रहे थे। क्या वो वक्त था कि आप इस समय पाकिस्तान के साथ बैठिए? तो ये सवाल सब उठेंगे इस चुनाव में, और सवाल उठा, जनता ने जब जवाब दिया, अगर हमको बहुमत मिला है तो जो बात हमने उठाई उसको जनता ने स्वीकार किया। हाँ, ये जो इंतखाबात हुए, खासतौर से गुजरात की बात हम करें, राहुल गांधी को आपने बहुत पहले से देखा है, चूंकि लंबे वक्त तक जो है उस परिवार से, उस पार्टी से आप जुड़े रहे हैं। क्या कुछ मैच्योरिटी नजर आई पहले के मुकाबले? राहुल गांधी थोड़ा सा जो है सियासत में आगे बढ़ते हुए नजर आए या फिर वही के वही है? अगर राहुल गांधी में मैच्योरिटी होती तो आज जगदम्बिका पाल क्यों छोड़ते? आज की बात कर रहा हूं, आज रीता बहुना क्यों छोड़ती? विजय बहुना क्यों छोड़ते? अजीत जोगी क्यों छोड़ते? गुजरात में लेटेस्ट कह रहा हूँ, शंकर सिंह वाघेला क्यों छोड़ते? मतलब शंकर सिंह वाघेला एक कांग्रेस के चेहरा थे। नहीं, आपने एक सवाल पूछा, हाँ, तो सही कहा, और कुछ दिन पहले उन्होंने मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये मैच्योरिटी जरूर आई। मतलब अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाएं तो हारने के बाद 10 साथियों के साथ बैठ करके हम ये चिंतन करते हैं कि क्या कमी रह गई, हमने इतनी शिद्दत से मेहनत किया, इसके बावजूद भी हमको मतलब सरपरस्ती नहीं मिली या लोगों ने ताउन नहीं किया। तो हम ये सोचते हैं। मुझे तो ये पता लगा कि जिस दिन हिमाचल और गुजरात के चुनाव के नतीजे आए और शाम को जब हार हो गया कि कांग्रेस पार्टी दोनों राज्यों में हार गई, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चाणक्य में पिक्चर देखने चले गए। तो अब मैं समझता हूँ कि ये तो जनता मूल्यांकन करेगी कि अगर चुनाव के नतीजों के बाद मतलब कोई अगर नेता खुद पिक्चर हॉल में जाकर के पिक्चर देख रहा है तो अब उसकी परिपक्वता के बारे में हमसे मत टिप्पणी करें। हाँ, चूँकि प्रेसिडेंट भी अब वो हो गए हैं और आपको बहुत सारी शिकायतें थी उस वक्त, आपने कहा था कि नए लोगों के हाथ में पार्टी आ गई है, वो पुराने लोगों को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है कि जो उनकी नई टीम होगी, चूँकि अभी तक टीम का ऐलान नहीं हुआ, जो नई टीम होगी, आपको लगता है कि जो गलतियाँ पहले करते थे 2-4 साल पहले, उनको नहीं दोहराएंगे? अब ये तो देखिए, वो इसका जवाब तो वो पार्टी साथ जुड़े रहे। नहीं, इससे क्या होता है? अब हम 4 साल से तो उनको नहीं देख रहे, 4 साल पहले जो था, आज भी जब मैं देखता हूँ तो मुझे कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा। अच्छा, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद वो सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहे हैं तो अब कितना परिपक्व हो चुके हैं। जो एक देश की विपक्षी पार्टी के सरबराह हों, मतलब जो सद्र हों, तो मोहतरम सद्र को चुनाव के नतीजे के बाद क्या करना चाहिए, अब उनसे पूछिए। आखिर यहाँ तो प्रधानमंत्री चुनाव के नतीजे आए और सुबह जो ओखी से प्रभावित तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी था, उनके बीच में सीधे चले गए और जो हलाक हुए थे लोग या पीड़ित परिवार के लोग थे उनके साथ 12 तारीख को चुनाव के नतीजे मतलब प्रचार बंद हुआ। शाम को 7 बजे नरेंद्र मोदी जी गुजरात से लौट के आए होंगे। 13 की सुबह महाराष्ट्र में सुबह 8 बजे वो कलवरी का जो INS का के मतलब उस शिप को देश को समर्पित कर रहे थे। और 12 से 20 के बीच में वो महाराष्ट्र गए, कर्नाटक गए और नॉर्थ ईस्ट गए, मेघालय गए और लक्षद्वीप गए, तमिलनाडु गए, पुडुचेरी गए और सर्वदलीय बैठक में भी रहे। लोकसभा भी अटेंड कर रहे हैं। तो अब स्वाभाविक है कि एक तरफ एक नेतृत्व को देखिए कि निरंतर चलने वाले, मतलब ये नहीं कि आज चुनाव में लगातार अगर कैंपेन में रहे हैं, हारे बिना थके वो लगे हुए हैं। 2019 को कैसे देख रहे हैं आप? उनके टूर को नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल सही है, नहीं सही है, सच बात है। मतलब जो 7 बजे शाम को का लगातार इलेक्शन कैंपेन लगा हो और दूसरे दिन सुबह 8 बजे महाराष्ट्र के उस शिप के डेक पे खड़ा देख रहे हो, वो एनर्जी कहाँ से आती है? ये भी एक विषय है, मतलब जो है इस पर रिसर्च होनी चाहिए। ये लोगों का प्यार विश्वास, वो देश के लिए समर्पित है। नहीं, वो देश के लिए जीते हैं जी, हर समय देश के लिए विचार करते हैं। उनकी अपनी कोई निजी लाइफ नहीं। भाई उन्होंने कहा ना कि मैंने तो कोई छुट्टी अभी तक ली नहीं। लोग तो पहले सरकारें थी तो
आज हमारी लोकसभा राज्यसभा 5 तक चलेगी। पहले तो 15-20 तारीख तक लोकसभा राज्यसभा विंटर सेशन ख़त्म हो जाता था और लोग नए साल में छुट्टियां मनाने सत्तारूढ़ दल के तमाम नेता देश विदेश में जाया करते थे। आज तो प्रधानमंत्री या पूरी पार्लियामेंट यही रहेगी, तो इसका मतलब 365 दिन काम करने की संस्कृति है। 365 दिन तो सब ठीक है, लेकिन ये बताइए 2019 को कैसे आप देख रहे हैं और क्या कुछ चैलेंज लग रहा है आपको? मतलब 2019 में चूंकि ये थोड़ा एनर्जी से भरपूर है, ये अपनी हार को नहीं मान रहे हैं अगर, तो थोड़ा सा इनको पॉजिटिवली उसको ले रहे हैं, फिल्म देखने चले जाते हैं, उनको लग रहा है कि कोई बात नहीं, फिल्म भी देखेंगे, लड़ेंगे भी और नफरत को प्यार से जीतेंगे, उनका ये नया स्लोगन है। नहीं तो देखिए, अब उनको लगता है कि भाई अगर उनके प्रति नफरत है तो उसको प्यार से जीतेंगे, तो वो तो पहले उस तरह का अपने को प्रस्तुत करें कि वो पार्ट टाइम लीडर नहीं हैं बल्कि होल टाइम लीडर हैं और नॉन सीरियस से अब सीरियस हो गए हैं। ये प्रस्तुत करना और देश की जनता में स्वीकारता करना तो इनके अपने कार्य के तरीके से होगा, कार्य के तरीके से होगा, उस पर तो मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता हूँ। लेकिन अब जब आप लोग अपने टीवी चैनल पे दिखाते हैं देश के नक्शे में, तो खोजना पड़ता कि कांग्रेस किस किस राज्य में है, तो पूरे नक्शे में एक तरह से गुलाबी रंग तो भर गया है। अब कहीं एक राज्य पंजाब, एक कर्नाटका और कहीं छोटे छोटे नॉर्थ ईस्ट में है, तो 5 राज्य हैं 30 में। अगर आप सोचिए, आरएसएस ने जो है वो सर्वे कराया तो उसमें ये है कि 64 सीटें जो है शायद पिछली बार के मुकाबले कम आएंगी। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा चैलेंज ज़्यादा है, अगर वहाँ कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिल गई तो आपको लगता है थोड़ा सा, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो वहाँ की कुछ सियासत बदलेगी? नहीं, देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ जी कि ये बात कही जाती है, लेकिन चुनाव है। लोकसभा के बाद कहा गया कि समीकरण बदलेंगे और हम 73 सीट जीते थे लोकसभा में, लेकिन जब विधानसभा हुआ तो हम 325 सीट जीते। फिर कहा कि अब विधानसभा के बाद वहाँ सरकार आ गई है और फिर अब वहाँ के हालात बदलेंगे। अभी जब नगर पालिका, नगर निगमों के चुनाव हुए तो हम 16 में 14 नगर निगम जीते। लखनऊ हो, आगरा हो, गोरखपुर हो, इलाहाबाद हो, मेरठ और उसको छोड़ करके, मतलब जो है अलीगढ़ को छोड़ के सब जगह जीते हैं। तो अब आप बताइए 16 में अगर 14 जीते हैं तो लोकप्रियता का जमहूरियत में क्या पैमाना है? सही है। जमहूरियत में इंतखाबी मतलब जो होता है या जिस तरीके का लोगों का एक ताउन होता है वही तो पैमाना है। तो अगर हम लगातार लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव में हम जीत रहे हैं, तो ये जनता का प्यार है, ये आवाम का ताउन है, आवाम का समर्थन है। मतलब ये कोई आप किसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपने आप अपनी लोकप्रियता का पैमाना नहीं कर सकते हैं। आखिर असेंबली का चुनाव हुआ, कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 7 सीट मिली। अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ, अमेठी हार गए। तो अभी तो राहुल गांधी को अपनी लोकसभा बचाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे जगदम्बिका पाल साहब। इन्हें उम्मीद है जो मोदी मैजिक है जो चल रहा है इस वक्त मुल्क में, ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। बेबाक बात आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।